नमस्कार दोस्तों जब से ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू हुआ है तब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। क्योंकि आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल और गैस की आपूर्ति जो पूरे विश्व के स्तर पे होती है उसके बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। अब ईरान ने अगर अपनी तरफ से इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया तो फिर हमें देखने को मिलेगा कि वैश्विक शिपिंग पे, बीमा पे और जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रुकावट देखने को मिलेगी। चूँकि भारत अपनी पेट्रोलियम ज़रूरतों का, अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का 80% से ज़्यादा आयात करता है और इस आयात का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होके आता है, तो भारत के लिए ये जो पूरी घटना है, ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है और ऐसी स्थिति में हम अपने देश की में ऊर्जा ज़रूरतों को लगातार बनाए रखने के लिए ये भी विचार कर रहे हैं कि हमारे देश की जो सरकार है और हमारे देश की जो सार्वजनिक क्षेत्र की रिफ़ाइनरियाँ हैं, वो रूसी कच्चे तेल के आयात को बढ़ाएँ। तो दोस्तों आज के सेशन में हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ संकट के बारे में बात करेंगे और कैसे ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत वाइटल हो जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के सामरिक महत्व के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लोकेशन की बात करें, तो ये आप देख सकते हैं, ये ईरान और ओमान के बीच में स्थित एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है। दरअसल स्ट्रेट जो होता है, इसको हिंदी में जल डमरूमध्य कहते हैं। ये 2 बड़ी जलराशियों को जोड़ने का काम करता है। आप यहाँ पे देखें, इधर पर्शियन गल्फ है, इधर अरब सागर है। तो फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने का काम ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो ये ईरान और ओमान के बीच का एक समुद्री मार्ग है। ये फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। इसके साथ-साथ अब इसका सामरिक महत्व ये है कि ये विश्व के कुल पेट्रोलियम और एलएनजी व्यापार का लगभग 20% हिस्सा आप कवर करता है। यानी कि जो कुल पेट्रोलियम और एलएनजी का व्यापार होता है, उसका 20% हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होके गुजरता है। अब इस वजह से पूरे दुनिया भर में इसको सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल ट्रांजिट चोक पॉइंट माना जाता है और अगर ये बंद हो जाता है तो पूरे वैश्विक ऊर्जा बाजार में बहुत ही तीव्र अस्थिरता संभव हो जाएगी और पूरे विश्व में जो आप देखें तेल की आपूर्ति है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी, वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी और भी कई सारी समस्याएं हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ही सामरिक महत्व का जलदमरुमद बन जाता है। फिर भारत का इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर निर्भरता कैसे है, इस बात को समझने के लिए हमें 3 एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम कच्चे तेल की बात करें, तो भारत प्रतिदिन 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल कच्चा तेल हॉर्मुज़ मार्ग से आयात करता है और ये जो 2.5 से 7 मिलियन बैरल कच्चा तेल है, ये हमारे कुल तेल आयात का लगभग 50% है। यानी हम अपनी आधी ऊर्जा ज़रूरतों के मतलब कच्चे तेल की आधी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर निर्भर रहते हैं। फिर भारत अपनी कुल तेल आवश्यकता का 88% से अधिक आयात करता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और भारत मुख्यतः इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत इन सारे देशों से तेल का आयात करता है। तो कच्चे तेल की हमारी ज़रूरतों के मद्देनज़र जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसका खुला रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी कुल तेल आयात का लगभग 50% कवर करता है और ऐसे में अगर इसमें हमें कोई भी परेशानी देखने को मिलती है तो हमारे देश में आपको देखने को मिलेगा कि कई सारी समस्याएं पैदा हो सकती है। फिर अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करें तो भारत के लगभग 60% एलएनजी जो है वो हम हॉर्मुज हॉर्मुज मार्ग से आयात करते हैं। अब चूंकि देखिए एलएनजी का जो संरचनात्मक भंडारण है वो काफी सीमित है। कहने का मतलब कि कच्चे तेल के लिए हमारे देश के पास भंडारण की क्षमता तो है, लेकिन प्राकृतिक गैस का भंडारण करने के लिए हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है। हमारे देश में जो स्पॉट कार्गोज है उसकी उपलब्धता, माफ कीजिएगा, जो स्पॉट कार्गोज हैं प्राकृतिक गैस के उसकी उपलब्धता कम है। तो ऐसी स्थिति में हमें लगातार प्राकृतिक गैस को आयात करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अगर हम चाहें भी तो हम पहले से प्राकृतिक गैस का ज़्यादा मात्रा में आयात करके भंडारण नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे भंडारण की क्षमता सीमित है। दूसरी चीज़, जो एलएनजी के लिए स्पॉट कार्गोज होते हैं, स्पॉट कार्गो का मतलब ऐसे जहाज जो समुद्र में खड़े हैं और इनमें एलएनजी भरा हुआ है, तो ऐसे जहाज बिक्री के लिए तुरंत अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें लगातार प्राकृतिक गैस का आयात करना पड़ता है और इस आयात का 60% जो हिस्सा है वो हॉर्मुज मार्ग से होकर गुजरता है। तो प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की दृष्टि से भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हो जाती है क्योंकि भारत अपनी 80 से 85% एलपीजी आवश्यकता का आयात करता है और ये अधिकांश आपूर्ति आपको खाड़ी देशों से देखने को मिलेगी। अब एलपीजी के लिए भी भारत के पास कोई बड़ा रणनीतिक भंडार नहीं है। जिस तरीके से हमारे देश में आप देखें प्राकृतिक गैस की भंडारण क्षमता सीमित है, उसी तरीके से एलपीजी की भी भंडारण क्षमता सीमित है। तो अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी जो परेशानी है, कोई भी बाधा अगर
लंबे समय तक चलती है, तो ये हमारे जो घरेलू रसोई गैस आपूर्ति है उस पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। और देखिए किसी भी देश के लिए सबसे जो बुरी खबर हो ये होती है कि उसके देश के जो लोग हैं उनकी घरेलू ज़रूरतों पर असर पड़ जाए। तो एलपीजी हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है और इस कमज़ोरी के मद्देनज़र हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा सामरिक महत्व का हो जाता है। अब इस पूरी घटना से भारत के पास एक वैकल्पिक रणनीति निकल के ये आती है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लंबे समय तक बंद रहता है तो हम रूसी कच्चे तेल का आयात कर सकते हैं। क्योंकि रूसी कच्चे तेल की अगर हम बात करें तो ये एशियाई समुद्री क्षेत्र में लगभग 10 मिलियन उपलब्ध है। कहने का मतलब कि ये हमारे आसपास के समुद्री क्षेत्र में उपलब्ध है, क्योंकि ये फ्लोटिंग स्टोरेज में उपलब्ध है और इस वजह से इसकी त्वरित आपूर्ति संभव है। फ्लोटिंग स्टोरेज कहने का मतलब कि नॉर्मली हम जो कच्चा तेल होता है हम उसको किसी अंडरग्राउंड टैंकर में स्टोर करते हैं, जैसा कि आप पेट्रोल पंप पे देखते होंगे। लेकिन जो फ्लोटिंग स्टोरेज होता है इसमें एक बड़ा सा जहाज होता है और इसी जहाज में कच्चे तेल को स्टोर किया जाता है और जो भी देश इस कच्चे तेल की आपूर्ति चाहता है वो सीधा सीधा ये जो जहाज है उस देश की बंदरगाह पे जाके खड़ा हो जाता है और उस देश को तेल की आपूर्ति की जा सकती है। तो ऐसे में चूंकि रूसी का जो कच्चा तेल है वो एशियाई समुद्री क्षेत्र में काफी ज्यादा उपलब्ध है, फ्लोटिंग स्टोरेज में उपलब्ध है, तो हम इसकी त्वरित आपूर्ति कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत ने पहले इस रूसी कच्चे तेल को खरीदा नहीं है। भारत ने फरवरी में लगभग 1.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन का रूसी तेल आयात भी किया है। 2025 में हालांकि ये 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन से अधिक था और पिछले वर्ष की तुलना में ये काफी घट गया है, जिसका कारण ये था कि अमेरिका के साथ जो हमारी व्यापार वार्ता चल रही थी उसकी वजह से हमने रूस के साथ आयात को कम किया था, ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा था उस टैरिफ में हमें थोड़ी सी रियायत मिले। अब चूंकि जो पश्चिम एशिया है, जो मध्य पूर्व है, उस मध्य पूर्व में बहुत ज्यादा अशांति हमें देखने को मिल रहा है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पे हमें परेशानी देखने को मिल रही है। तो इस वजह से अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हम एक बार फिर से रूसी कच्चे तेल की आयात को बढ़ाएंगे। ठीक बात है, तो ये चीज आपको समझना है। फिर उसके बाद भारत की अगर हम तात्कालिक ऊर्जा सुरक्षा कुशन की बात करें, कहने का मतलब कि अगर ये जो मध्य पूर्व का संकट है ये ज्यादा लंबे समय तक चलता है तो भारत के पास सुरक्षा कुशन के तौर पे क्या है। तो भारतीय रिफाइनरियों के पास अभी 10 दिन से ज्यादा कच्चे तेल का स्टॉक है, फिर 1 सप्ताह का लगभग तैयार ईंधन भंडार भी है और अतिरिक्त लगभग 1 सप्ताह का कच्चा तेल हमने अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में भंडारित कर रखा है। तो अल्पकालिक संकट से निपटने की क्षमता तो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन अगर ये जो संघर्ष है वो लंबा खिंचता है तो हमारे पास वैकल्पिक आपूर्ति के स्रोत भी हैं, जिसमें हम संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात कर सकते हैं, पश्चिमी अफ्रीका से कर सकते हैं, लैटिन अमेरिका से कर सकते हैं, रूस से कर सकते हैं और साथ ही साथ हम स्पॉट मार्केट से भी शीघ्र खरीद कर सकते हैं। स्पॉट मार्केट ऐसे मार्केट होते हैं जहां पे बिना लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तुरंत ही कच्चे तेल की खरीद बिक्री की जाती है। ठीक बात है, तो हमारे पास ये सारे वैकल्पिक आपूर्ति के स्रोत हैं। अब दोस्तों, भारत पर इस पूरी घटना का प्रभाव कई सारे कारकों पर निर्भर करेगा। सबसे पहला ये कि ये जो अवरोध की अवधि है ये कितनी लंबी रहती है, इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत पर इस पूरे संघर्ष का क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इस बात की संभावना बहुत कम है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पूर्ण दीर्घकालिक नाकेबंदी की जाएगी, क्योंकि ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जो चोक पॉइंट है उस तरीके से काम करता है। तो वैश्विक तेल आपूर्ति बनी रहे ये सभी देश चाहेंगे, क्योंकि इससे जब वैश्विक तेल की कीमतों में आप देखें कि वृद्धि होगी तो इससे सभी देशों को परेशानी होगी। भारत में भी तेल कीमतों में वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। भारत में पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे और चूंकि हम अपनी पेट्रोलियम जरूरतों का बहुत ज्यादा आयात करते हैं तो इस वजह से जब हमारा आयात बढ़ेगा, हमारा आयात महंगा हो जाएगा, तो हमारा चालू खाता घाटा भी बढ़ जाएगा और इससे हमारे देश में महंगाई पर दबाव बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये जो हार्मोज का संकट है ये भारत के लिए केवल एक तेल आपूर्ति का प्रश्न नहीं है, इस बात को आपको समझना है। ये हमारे ऊर्जा सुरक्षा के लिए, हमारे देश में महंगाई के लिए, हमारे देश में चालू खाता घाटे के लिए और हमारे देश में विदेश नीति से जुड़ा हुआ बहुआयामी मुद्दा है। हमारे पास हालांकि अल्पकालिक सुरक्षा कुशन उपलब्ध है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के रूप में हमें अपने देशों में ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण करना चाहिए। जिन स्रोतों से हम ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं उनका विविधीकरण करके, उनका डाइवर्सिफिकेशन करके हम अपने देश में किसी एक देश पर निर्भरता को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो एलएनजी और एलपीजी, इन दोनों की जो भंडारण क्षमता हमारे देश में सीमित है, हम उसकी क्षमता का विस्तार कर सकते हैं। साथ ही साथ हम नवीकरणीय ऊर्जा पर बल दे सकते हैं, जो कि दो दृष्टि से अच्छा होगा। एक तो ये हमारे दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करेगा, साथ ही साथ आप देखें तो ये पर्यावरणीय दृष्टि से भी ज्यादा बेहतर होगा। तो हम नवीकरणीय ऊर्जा पर भी बल दे सकते हैं और हम एक बहुपक्षीय ऊर्जा कूटनीति को भी अपना सकते हैं, ताकि ईरान या फिर किसी एक क्षेत्र विशेष के देशों पर जो हमारी ऊर्जा आयात की निर्भरता है उससे हमें थोड़ी सी छुटकारा मिल सके और हम ज़्यादा आत्मनिर्भर हो सके, हम हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस मिल सके। तो दोस्तों, ये हमारा आज का सेशन था और अगर आपने इस सेशन को ध्यान से सुना है तो आप इस प्रीलिम्स एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं कि पश्चिम एशिया में
तनाव की स्थिति में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अवरुद्ध होने की आशंका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग आधा भाग इस जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है, ये बिल्कुल सही है। भारत के पास एलपीजी के लिए भी उतना ही व्यापक रणनीतिक भंडार है जितना कच्चे तेल के लिए है। तो अभी मैंने आपसे बात की थी कि एलपीजी और एलएनजी इन दोनों के लिए हमारे पास रणनीतिक भंडारण की क्षमता जो है वो बहुत सीमित है। तो दूसरा आपका गलत हो जाता है। भारत के माफ कीजिएगा, भारत के एलएनजी आयात का बहुलांश इस मार्ग पर निर्भर है। सही बात है, हम एलएनजी आयात का लगभग 60% हिस्सा जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आयात करते हैं। तो ये तीसरा सही है। चौथा है, यदि यह जलमार्ग दीर्घकाल तक अवरुद्ध रहता है तो इसका प्रभाव केवल तेल मूल्यों तक सीमित रहेगा, चालू खाता घाटे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर हमारा आयात महंगा होता है तो आयात महंगा होने की वजह से हमारा चालू खाते का जो घाटा है वो भी बढ़ने लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि चालू खाते घाटे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है, कौन-कौन से कथन सही नहीं है? ये वाला ऑप्शन आपको ध्यान से दोस्तों पढ़ना होता है कि आपसे पूछा क्या गया है, सही पूछा गया है या सही नहीं पूछा गया है। तो दूसरा गलत था, चौथा गलत था। तो कौन-कौन सा सही नहीं है? तो केवल 2 और 4। आप ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो आप मुझे जाने से पहले लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता हूं आपसे एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।